Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 15th June, so let's get started. कल हमने दो ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन किए थे और उसी के साथ मैंने आपके साथ पूरा शेड्यूल शेयर कर दिया था हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच इन आर पेड कोर्स. ओके, एंड पेड कोर्स की फ़ीस बिल्कुल एकदम नॉमिनल रखी गई है ऑन मंथली बेसिस. एनीवे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. मोदी मैक्रोन बायलैटरल टॉक स्ट्रेस इकोनॉमिक सिक्योरिटी. तो मैंने आपके साथ यहाँ पर एक बार पूरा रिवाइज कर लिया था कि फ्रांस के रिस्पेक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट्स है हमारे. एक बार क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने आपस में साइन की है विजन 2047, राइट. इसके अलावा हमने डिफेंस में साथ में P75 प्रोजेक्ट फिनिश किया है, साथ में सबमरीन प्रोजेक्ट था. ओके, इसके अलावा जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग साथ में काम कर रहे थे, लेकिन वो किसी वजह से स्टक हो गया है. लेकिन हमने क्या किया है, साथ में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, और हमने इसके रिस्पेक्ट में अभी क्या किया था, हमने प्राइवेट सेक्टर को परमिशन देने के लिए क्या लेकर आए थे हम, शांति बिल. ओके, अब तो एक्ट बन चुका है. ओके, तो ये एरियाज ऑफ कॉपरेशन है. फिर कुछ डाइवर्जेंस के भी एरियाज थे हम दोनों के बीच. सबसे पहला था दैट रशिया यूक्रेन एंड रशिया वॉर. ठीक है, इसको लेकर वो देखता है रशिया को एज अ थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ यूरोप, जबकि हम लोग उस तरीके से परसीव नहीं करते हैं इसको, हम न्यूट्रल एंगल से देखते हैं. चाइना को हम मानते हैं कॉन्टिनेंटल थ्रेट क्योंकि वो हमारी बॉर्डर पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, जबकि फ्रांस उसको देखता है एक मैरीटाइम थ्रेट की तरह क्योंकि उसके भी काफ़ी सारे पैसिफिक आइलैंड्स हैं और हमारे इंडियन ओशन में रीयूनियन आइलैंड है. लेकिन फिर भी वो चाइना को देखता है एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, अब यहाँ पर मोदी जी ने जो ये डील की है इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस. ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. फर्स्ट इज़ कि हमने साइन किया है यहाँ पर एक इनोवेशन रोड मैप 2030. अब आज मैं आपको इनोवेशन पर कुछ कोटेशंस दूंगा, ओके, कोट्स जो आप यूज़ करेंगे अपने आंसर राइटिंग में भी और ऐसे में भी. ठीक है, अभी हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में आएंगे तब उस पर बात करेंगे. दूसरा, हमने साथ में इस्टेब्लिश किया है इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग. दिस इज़ द सेकंड आउटकम. आउटकम बहुत सारे हैं और इस बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था ऑन एमओयूज़, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन को डिस्करेज करूंगा. प्लीज़ इनमें अपनी एनर्जी मत दीजिए, आपको कोई पूरे 100 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व नहीं करने. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर हैज़ बीन अ जॉइंट इंडिया फ्रांस एआई वर्किंग ग्रुप. अभी एआई के लिए अलग से ग्रुप बनाने की क्या वजह है, ये आपको अभी समझ में आएगा जब हम इंडियन एक्सप्रेस पे पहुंचेंगे. ओके, तो ये तीन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा: इनोवेशन रोड मैप 2030, इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग एंड जॉइंट इंडो फ्रांस एआई वर्किंग ग्रुप. ऑलराइट, इनोवेशन रोड मैप 2030 एंड स्टैब्लिश ए डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये दो चीज़ें हो गई. इसके अलावा दोनों ने कहा है कि देयर शुड बी अ फास्टर एडॉप्शन ऑफ इंडो यूए एफटीए, और इन दोनों ने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको रीनेम किया है टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अब ये चीज़ें दिखती हैं बोल बच्चन टाइप, लेकिन ये आपके मेंस में आंसर राइटिंग में आपको यूज़ करना होता है जब भी आपको इन दोनों के रिलेशन पे चीज़ें पूछी जाएं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिएट ए जॉइंट इंडिया फ्रांस एआई वर्किंग ग्रुप टू एक्सपैंड कॉपरेशन इन एआई. एआई के रिस्पेक्ट में बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि यूएसए ने अभी अनाउंस किया है कि जितने भी नॉन सिटीजन्स हैं उनको हम अपने एडवांस एआई टूल्स एक्सेस नहीं करने देंगे. ये इन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है दैट नॉन यूएस सिटीजन्स को अलाउड नहीं किया जाएगा यूज़ करना. इस पर और बात करेंगे हम लोग अंदर न्यूज़पेपर में. और ये सारी चीज़ें चैलेंज बन के आएंगी जब हम इंडो यूएस रिलेशंस पर भी बात करेंगे. अच्छा, बेस्ट थिंग इज़ कि मैं आपको यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम एक सेशन कर लेंगे, तो उसमें हम फ्रांस के साथ भी अपने रिलेशंस को पूरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे और यूएसए के साथ भी. ओके, दैट वुड बी दी बेस्ट थिंग आई गेस. चलो, तो यहाँ पे आपको समझ में आया ये तीन नए डेवलपमेंट्स हैं जिन पे आपको बात करनी होगी. फायर इंसिडेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो एज इट इज़ चले जा रहे हैं और हम लोग इस पर ऑलरेडी एक 10 मार्कर तैयार कर चुके हैं. सो वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. ठीक है, हमें बस अपना आंसर लिखना है वहाँ पे. तो फायर इंसिडेंट की न्यूज़ यहाँ भी है और हमने अपना आंसर ऑलरेडी तैयार कर रखा है. सी, जब आप लोग न्यूज़पेपर नेक्स्ट डे देखते हो ना, सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि इस तरह की न्यूज़ आ रही है जिन पे आपने ऑलरेडी पहले से कुछ प्रिपेयर किया हुआ है.
ओके, तो आप उस न्यूज़ को सीधे स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। अब जैसे हमने कल फर्टिलाइज़र पे एक लेक्चर कर लिया, राइट? तो अब ये चीज़ें कितनी भी आती रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा कंटेंट तैयार है। चलो, यहाँ पे शशि थरूर का आर्टिकल तो हमारे काम का नहीं है, वो उन्होंने जिस पर्पज़ से भी लिखा है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और दूसरा 7 पॉइंट IQ अपॉर्चुनिटी। इसमें से मैं आपको कुछ कोट्स दूंगा, ठीक है, कुछ रियल लाइफ एग्जाम इनिशिएटिव्स दूंगा, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो चल रहे हैं, जो हमारे आंसर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे आ जाते हैं। पहले तो मुझे यहाँ पे आपके साथ पॉक्सो एक्ट डिस्कस करना है, वो मैं आपके साथ करूँगा, ओके। इसी वीक में हम करेंगे पॉक्सो एक्ट भी। लेकिन इसके साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में आप दो चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर आती होंगी। फर्स्ट इज़ कि अधिकांश इस तरह के जो असॉल्ट्स होते हैं वो रिलेटिव्स या फैमिली से जुड़े हुए लोग करते हैं, ओके। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, अंडर रिपोर्टिंग। लोग सोचते हैं कि यार ये चीज़ हो भी गई है, अब अगर इसको बाहर जाएंगे तो और ज़्यादा बदनामी होगी। तो ये एक पॉइंट तो आपके दिमाग में आता ही होगा। दूसरा कि पॉक्सो ने बड़ी बड़ी बातें तो की है कि जो पूरा प्रोसेस होना चाहिए वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी चाहिए। लेकिन खुद आपकी जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी, उन पे एक केस चल रहा है दिल्ली में, क्योंकि उन्होंने ऐसी ही एक चाइल्ड विक्टिम की पब्लिकली फ़ोटो दिखा दी थी उस बच्ची की, तो उसके चक्कर में वो भी 30,000 ही कोर्ट में जाती रहती हैं। तो यहाँ पे बच्चों की आइडेंटिटी लीक होने के कई इंस्टांसेस आए राइट फ्रॉम दी मेन स्ट्रीम मीडिया, ओके। फिर तीसरा कि पुलिस का भी जो एटीट्यूड होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस, मैंने पॉक्सो में बात की गई थी कि पुलिस में उस तरीके के चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने वाले ट्रेंड लोग भी होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जनरली इस तरह की चीज़ें ग्राउंड लेवल पर और छोटे शहरों में देखने को नहीं मिलती हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ अंडर रिपोर्टेड। और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है? आप ORN में रहते होंगे, दिल्ली के ORN में करोल बाग के थोड़ा आगे जब जाते हो फोरम IS के पास, तो वहाँ पे फुटपाथ पे कई इस तरह के माइग्रेंट लेबर्स, रिक्शा पुलिस, ये सब पड़े रहते हैं, ओके। थोड़ा और अंदर जाओगे करोल बाग मार्केट में तो आपको विद फैमिली भी दिखेंगे फुटपाथ पे। वहाँ पर एक बच्ची का एक बार रेप हुआ था, और रेप करने वाला भी एक माइग्रेंट वर्कर ही था जो साइड में ही फुटपाथ पे सोता था। कुछ साल पुरानी बात है, 5-6 साल हो गए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और रिस्क पर कौन है? माइग्रेंट एंड वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ आर एट द रिस्क। और अधिकांश ये जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या बच्चों के साथ छेड़छाड़ कहाँ होती है, आप हमेशा देखिएगा, जो अबेंडेंड इंडस्ट्रियल साइट्स होती हैं या पुअरली मेंटेन्ड कॉमन लैंड होते हैं, दे टेंड टू बिकम अ क्राइम सीन, ओके। नाउ अब पॉक्सो एक्ट बात तो करता है कि आपका जो भी केस होगा इट मस्ट कंक्लूड विद इन ए ईयर, लेकिन आप देखिएगा पॉक्सो कोर्ट में 89% पेंडेंसी रेट है, ओके। तो मैं आपके साथ इस बार, यानी कि कल जो हमारा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम चाइल्ड अब्यूज़ का टॉपिक भी पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे, और उसी के साथ हम पॉक्सो के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी देख लेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स में MCQ के फॉर्म में आने के भी चांसेस होंगे, ओके। कल मैंने आपके साथ जब दोनों ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें तो मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि हम मेंस का आंसर राइटिंग तो कर ही पाएँ, बट साथ में ऐसी कोई भी चीज़ जो MCQ फॉर्म में पूछी जा सकती है, हमने उसको भी तैयार किया है, ओके। अब ये देखिए, एक तो अब ये पॉइंट्स याद रखिएगा, हम यूज़ करेंगे इन्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ओके। दैट पॉक्सो 89% पेंडेंसी केस है, एंड कन्विक्शन रेट कितना है? जस्ट 3% एंड 30%, ओके। तो ये अंडरमाइन करता है कॉन्फिडेंस इन द पुलिस एज वेल एज जुडिशरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे अपनी आंसर राइटिंग में। और NCRB का डेटा हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है इंट्रोडक्शन में। इन 2024 NCRB रिकॉर्डेड 69,000 पॉक्सो केसेस इन्वॉल्विंग मोर देन 70,000 चाइल्ड विक्टिम्स, ऑलराइट। इसके अलावा पुलिस, देयर इज़ अ अपैथी इन पुलिस इन सर्च ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, स्पेशली अगर वो पुअर लोगों के बच्चे होते हैं तो पुलिस ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाती है बच्चों को ढूंढने में। तो ओवरऑल डेटा कलेक्शन तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जो सर्वाइवर्स और फैमिलीज हैं, दे फेस सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन फ्रॉम इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सेज एंड मीडिया रिपोर्ट्स, यानी कि चित्रा त्रिपाठी जैसे न्यूज़ एंकर्स, ओके। इन्होंने बच्ची का चेहरा रिवील कर दिया था। चलिए, तो हम अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक टॉपिक तैयार करते हैं। ये चाइल्ड अब्यूज़ पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, और उसके अलावा फ्रांस के साथ एंड USA के साथ जो फर्दर रिलेशंस में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उनकी बात करेंगे, ओके। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 7 पॉइंट IQ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियाज चिल्ड्रन। अब इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन,
ओके, यानी कि जो 0 से 6 ईयर्स के बच्चे हैं इनकी इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। अब अभी तक हमारा इसमें आंगनवाड़ी वगैरह और इन सब में फोकस किस पे रहा है, सर्वाइवल पे, कि पहले तो बच्चा पूरा हेल्दी रहे, सर्वाइव कर पाए शुरू के 6 साल खासकर, लेकिन अब ज़रूरत है हमें सर्वाइवल से आगे बढ़कर उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करने की। तो पहले तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट कोटेशंस हैं, ये लिख लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए प्लीज़। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक कोट्स एंड डेटा, एक पतली सी बुकलेट बनाइए मुश्किल से 100 पेज की, जिसमें आप अपने कोटेशंस एंड डेटा लिखें, क्योंकि देखिए मैंने जब खुद भी अटैम्प्ट्स दिए हैं, आई गॉट 143 इन ऐसे वंस, ओके, एंड वंस आई गॉट 108, लेकिन ये 108 जिस साल आए थे उस साल सृष्टि देशमुख के भी इतने ही थे, ठीक है, तो उस साल मार्किंग ऐसे में थोड़ी कमी हुई थी। बट द फैक्ट इज़ आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर ऐसे, मैंने कभी ऐसे के लिए यूज़ नहीं किया, सिर्फ न्यूज़पेपर के थ्रू ही जो चीज़ें तैयार होती थी उन्हीं को बस ऐसे में यूज़ किया है, और उसके साथ साथ अपना जीएस का नॉलेज। तो जो लोग कहते हैं कि ऐसे की सर क्लास ले लें, ऐसे के लिए क्या कर लें, देखिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसे तैयार करने की चीज़ नहीं है, वो आपकी प्रिपरेशन का ऑटोमेटिक पार्ट है। अगर आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे होगी तो ऐसे अपने आप तैयार होता चला जाएगा, उसके बाद बस लास्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। चलो पहले तो ये कोटेशन उठाओ, फॉर ए विकसित भारत प्रोग्रेस कैन नॉट रेस्ट ऑन कैलोरीज अलोन, ठीक है, तो हमारा आंगनवाड़ीज़ में या अर्ली चाइल्डहुड केयर में जो पूरा गोल था वो बस इसी पे था कि बच्चों का कैलोरी इनटेक अच्छा हो। बट अब एक विकसित भारत के लिए हमारी प्रोग्रेस सिर्फ एक कैलोरी पे डिपेंड नहीं हो सकती। द फिजिकल एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एंड प्लेइंग एनवायरनमेंट इन होम, आंगनवाड़ी एंड कम्युनिटीज़ मस्ट बी एनरिचिंग एज द मील दे रिसीव। तो सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ साथ हमें उनकी जो फिज़िकल और इंटरैक्टिव लर्निंग है उसे उनके प्लेइंग एनवायरनमेंट, घर के, आंगनवाड़ी के, कम्युनिटी के, इन सब के साथ जोड़कर ही करना होगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ लविंग, टॉकिंग एंड प्लेइंग इनटू अ डेली लाइफ। ओके, सो ये वाला जो कोटेशन है इसको आप एज इट इज़ अपनी कोटेशन बुक में रखिए, और बाकी ये आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सिर्फ मील्स पर फोकस है जो पूरा आंगनवाड़ी और मिड डे मील स्कीम वगैरह का, वो इस पे अकेले से कुछ नहीं होगा। ओके, चलो की डेटा की अगर हम बात करें, फर्स्ट आंगनवाड़ी सिस्टम अप्रॉक्स 8 करोड़ चिल्ड्रन 0 से 6 ईयर दे रिसीव सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड हेल्थ सर्विसेज थ्रू आंगनवाड़ी सिस्टम, ठीक है, तो ये पहला हमारा डेटा बनता है कि करीब 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं देश में जिनका न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग और हेल्थ सर्विसेज कहाँ हो रही है, आंगनवाड़ी सिस्टम के थ्रू। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि हमें अपने आंगनवाड़ी सिस्टम्स को और बेटर बनाने की ज़रूरत है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और हर टर्म में इम्प्रूव करना है। आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारना होगा, वहाँ पे जो मैन पावर है उसको बेटर स्किल एंड बेटर ट्रेनिंग भी देनी होगी। ओके, ये दोनों चीज़ें इंप्रूव करेंगे तब जाकर ही आंगनवाड़ी इंप्रूव होगी, और उसी के थ्रू ये जो 8 करोड़ बच्चे हैं उनकी लाइफ बेटर बनेगी। देन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इट हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 43 इन 2012 टू 32 इन 2020। ये डेटा है यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट इज 7 IQ पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो 7 IQ पॉइंट्स की ये बात कर रहा है, ये आपको आगे और एग्जांपल्स अभी जब मैं दिखाऊंगा तब उसमें समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक सर्वे किया था वेल्लोर में, उसमें इन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन अटेंडिंग प्री स्कूल, ठीक है, अब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में तो आप ये कल्चर देखते हो प्री स्कूल का, बट ये जो थोड़े से लोअर रंग के बच्चे हैं ये सिर्फ आंगनवाड़ी जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पूरा फोकस सिर्फ कैलोरी इनटेक पर है। तो चिल्ड्रंस अटेंडिंग प्री स्कूल रेगुलरली फ्रॉम 18 to 24 months including Anganwadis, they have scored 7 IQ units higher on cognitive test than those who did not, even after accounting for poverty, maternal education and early stunting. So एक चीज़ तो समझ में आती है कि अगर आप करीब 1 से 1.5 साल का बच्चों को प्री स्कूल दे लो, तो यहाँ पर सर्वे में देखा गया कि उनका जो IQ टेस्ट रहा वो 7 यूनिट्स हाई रहा एज़ कम्पेयर टू दोज हु जो कभी गए ही नहीं कहीं आंगनवाड़ी सेंटर या किसी प्री स्कूल में नहीं गए। तो हमें एक चीज़ तो आप इससे समझ सकते हो दैट हमें अपने इस आंगनवाड़ी सिस्टम को थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्नाइज करना होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, और जो वहाँ पे मैन पावर है उसकी स्किल्स और ट्रेनिंग पे ध्यान देनी होगी, क्योंकि थोड़े छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं, 8 करोड़ बच्चों का सवाल है यहाँ पे। ऑलराइट, और क्योंकि आज आपका जो कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो जाएंगी ना, कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सही रिजर्वेशन और ये सब बहुत फालतू की चीज़ें, हाँ ठीक है फालतू की चीज़ें होंगी, लेकिन पहले हम बच्चों को बचपन में
इवन जब मदर के पेट में होते हैं तब से हम उनको अच्छा न्यूट्रिशन दे पाएंगे और अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे। ऊपर जो पॉइंट था वो यही बात कर रहा था ना कि ये जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, घर से लेके आंगनवाड़ी से लेके तो कम्युनिटी तक, ये जो पूरा एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है कि आपकी एनालिटिकल एंड कॉग्निटिव स्किल्स कितनी अच्छी होंगी। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये 4 इनिशिएटिव्स हैं ग्राउंड लेवल पर, आपको सिर्फ इनके नाम भर याद रखने हैं और कुछ नहीं रखना है। आधारशिला, ये सिर्फ आपके मेंस के आंसर में मेंशन करने के लिए। आधारशिला, नवचेतना, पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण पखवाड़ा अप्रैल 2026 में गवर्नमेंट ने ही कंडक्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। इट वाज फोकस्ड ऑन अर्ली स्टिमुलेशन, प्ले बेस्ड एजुकेशन एंड रिड्यूसिंग द स्क्रीन एक्सपोजर। अब ये एक नई प्रॉब्लम बन के आया है बच्चों के लिए आजकल, स्क्रीन एक्सपोजर। ओके, इसके अलावा ये दोनों याद रखिएगा, आधारशिला एंड नवचेतना। पॉइंट्स आप खुद पढ़ लेना, कुछ नहीं है उसमें, वो स्ट्रेंथन करना है प्ले बेस्ड प्री स्कूल एजुकेशन को आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर, और इन्होंने किया है ये। ओके, दूसरा यहाँ भी यही है कि सिर्फ आंगनवाड़ी सेंटर ही नहीं, होम इक्विपिंग द केयर गिवर्स, जैसे कुछ केस है मदर भी, विथ सिंपल एंड साइंस बेस्ड वेज टू सपोर्ट डेवलपमेंट। ओके, तो जो मदर्स भी हैं उनको भी वो नॉलेज, वो एजुकेशन, आपने देखा होगा बड़े सोसाइटीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में वो मदर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं प्रेगनेंसी में कि आपको बच्चा आने के बाद उसमें अगर वो जैसे खांस रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, या पेट में डकार आ रही है उसका क्या मतलब हो सकता है। तो ये नॉलेज दिया जाता है वहाँ पे मदर्स को, ताकि वो अपने बच्चों की बेटर केयर कर सकें। ओके, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स रहे हैं, आधारशिला, नवचेतना, पोषण भी पढ़ाई भी एंड पोषण पखवाड़ा। ओके, ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं इसका अर्ली चाइल्डहुड केयर को इम्प्रूव करने। अब चलिए, अब हम आते हैं आर्टिकल पे, अभी तक हम आर्टिकल पे नहीं थे। फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम सर्वाइव टू थ्राइव। ओके, क्योंकि अभी तक हमने प्रायोरिटाइज किसको किया था, सिर्फ सर्वाइवल को, कि मोर्टेलिटी रेट कम करना है, न्यूट्रिशन देना है, इम्यूनाइजेशन। ओके, लेकिन अभी तक हमारा जो ओवरऑल गोल था कि हम बॉडी और ब्रेन ये दोनों अलग अलग सेपरेट ट्रैक पे चल रहे हैं। हम बॉडी का तो ध्यान दे रहे थे कि इनके सारे न्यूट्रिशन वगैरह हो, लेकिन ब्रेन के ओवरऑल डेवलपमेंट पर हम उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू integrate this physical growth with cognitive and psychosocial stimulation, right? So we need to shift from survive to thrive. We need to integrate this physical growth with psychological या cognitive कह लीजिए। Okay, next is this early childhood development is not isolated, it is an intersection of nutrition, health as well as early learning. ओके, क्योंकि एक जो डेवलपिंग ब्रेन होता है ना बच्चे का, इट कंज्यूम्स नियरली 1/5 ऑफ बॉडीज एनर्जी एट रेस्ट। हमें ज़रूरत है बियॉन्ड कैलोरीज सोचने की। द न्यूट्रिशनल इनपुट्स आर ऑफन मीडिएटेड बाय चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, दैट इज एंट्रिक डिसफंक्शन, इन्फेक्शन, लैक ऑफ होम स्टिमुलेशन। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग देखते हैं कि गरीब बच्चे कई बार, ठीक है, उनका बचपन का जो टाइम बीता होता है ना 0 से 6 ईयर, वो डिसाइड करता है आगे कि ये कितने इंटेलिजेंट, कितने स्मार्ट होंगे, कितने नहीं होंगे। इसलिए जनरली आप देखते हो कि कुछ बच्चे होते हैं वो कोशिश तो बहुत करते हैं पढ़ाई में, लेकिन उनका जो IQ लेवल है, मेमोरी, ये सब उतनी शार्प नहीं होती है, और उसका सारा रीज़न है ये। द वर्चुअस सर्कल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड केयर। तो रिलायबल चाइल्ड केयर अपलिफ्ट फैमिलीज बायोलॉजिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। इसलिए मैं कहता हूँ कि मदर का जो एजुकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ अपने बच्चे की नहीं बल्कि ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ में भी। ये जो रिलायबल चाइल्ड केयर होगा, जो मदर बच्चे पे ध्यान देगी 0 to 6 ईयर, ये डिसाइड करेगा कि हमारा इंडिया कहाँ जाएगा। प्रोवाइडिंग रिलायबल चाइल्ड केयर गिव मदर्स टाइम एज वेल एज कॉन्फिडेंस टू वर्क एंड स्टडी। When the kitchen, classroom and crèche align, children flourish, women work and communities thrive. अब ये एक और पॉइंट बनेगा जो आप अपने नोट्स में लिख के रखोगे कि हमें इन तीनों चीज़ों पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। When kitchen, classroom and crèche align, children flourish and women work and communities thrive. Okay? चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ये आर्टिकल हमारे इतना कोई काम का नहीं है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आई वुड से कि अब काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सिर्फ यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक नई चीज़ लेकर आए थे ये लोग 26 में अमेंडमेंट के थ्रू, दैट इज़ क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो इसका टेलीग्राम पे मैं आपको शॉर्ट नोट डाल दूंगा डायरेक्ट, ठीक है, बाद में हम उसको डिस्कस भी करेंगे अलग से, लेकिन अभी मैं आपको सीधे इन बिटवीन द लाइन जो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, लेकिन ये सब आज से प्राइवेट चैनल में जाएगा।
ओके, तो वहाँ से आप इसके नोट्स अभी से बना लीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैन इंडिया प्रोटेक्ट सी फेयरर्स इन द गल्फ? अब देखिए ये इसमें आपका काम नहीं है। अब यहाँ पे हमारी मर्चेंट शिप्स जो थी उनको टारगेट किया गया था, और मैंने आपको यहाँ पे दोनों टॉपिक तैयार करवा दिए थे कि ये जो शेडो शिपिंग होती हैं, डार्क शिपिंग, वो क्या होती है और आईएमओ का उसमें रोल क्या रहता है। सो देयर आर एस्टिमेटेड 3.5 लाख इंडियन सी फेरर्स मैनिंग शिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमारे करीब 3.5 लाख इंडियंस इसमें एक्टिव हैं, ओके, और मोस्टली काम किसमें कर रहे हैं, फॉरेन फ्लैग वाली शिप्स पर। आईएमओ का रोल क्या रहता है, इस पर मैंने आपको शॉर्ट नोट टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया था, हम इसको तैयार कर चुके हैं। एंड करीब हमारे 3.5 लाख में से 23,000 इंडियन सर्व कर रहे हैं ब्रॉडर गल्फ रीजन में, ओके। अब इसमें इंडिया ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी फॉरेन फ्लैग कैरी करने वाले, ये जितने भी वेसल्स हैं, ठीक है, ये इंडिया से लिंक तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी ऑनरशिप और मैनेजमेंट देखेंगे तो ये जो होता है ना इनका, ये लाई करता है कुछ सेफ हेवन्स में। जैसे इन मर्चेंट शिपिंग शिप्स आर ऑफन रजिस्टर्ड इन लिटिल नोन नेशंस विद नो इंफ्रास्ट्रक्चर to rigorously supervise and monitor ships. Popular flag of convenience are Panama, Marshall Island, लिबेरिया एंड गिनी बिसाऊ, ठीक है। तो ये मर्चेंट शिप्स जो होती हैं जनरली रजिस्टर होती हैं ऐसे सेफ टैक्स हेवन्स में, चाहे आप फ्लैग किसी का भी यूज़ कर लो। और आपको बस अपने एग्जाम के लिए याद रखना है, हमने एक ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था टू प्रोटेक्ट द मर्चेंट शिप्स अगेंस्ट हाउथी अटैक्स रेड सी में, ठीक है, और उसके अलावा सोमाली पायरेट्स के अगेंस्ट। तो ये ऑपरेशन संकल्प याद रखिएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अब यूएस नेवी ने वहाँ पे रूल्स बनाए हुए हैं कि आप लोग नहीं जा सकते, यहाँ से कोई कमर्शियल वेसल नहीं गुजर सकता, और गुजरेगा तो वो उस पर अटैक करेंगे, तो उन्होंने अटैक किया। एनीवे, पर फिलहाल जो न्यूज़ है वो ये है कि डील साइन हो चुकी है फाइनली, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपलिफ्ट कर लिया गया है सब चीज़ें, ठीक है। तो अब फ्री फ्लो शुरू हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, इनके बीच में डील हो गई है। ट्रंप ने खुद अनाउंस किया है आज सुबह। अब इसके एग्जैक्टली टर्म्स क्या हैं ये जब यूएसए इसको रिलीज़ करेगा तब पता चलेगा। लेकिन अगेन फिर से वर्ल्ड ने पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को थैंक यू बोला है इस वॉर को रोकने, मीडिएशन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक डिफीट है, बिकॉज हमने अपने दोनों प्रिंसिपल्स छोड़ दिए, नॉन अलाइंड वाले प्रिंसिपल्स भी एंड रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर भी। अगर हम इन प्रिंसिपल्स पे स्टिक रहे होते तो शायद, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम कहा गया था कि सिर्फ एक इंडिया ऐसी है जिसकी आर्मी पे ट्रस्ट कर सकती हैं दोनों कंट्री, कि अगर वो यहाँ पे आके एक पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहे तो भेज सकती है, और दोनों कंट्री एग्री कर जाएंगी इस पे, रशिया भी और यूक्रेन भी। लेकिन इस वॉर में किसी ने ऐसी बात नहीं की इंडिया के लिए, ओके। ये सब हुआ, और मैंने आपको सारे इंसिडेंट्स गिना दिए हैं पुराने जो डिस्कशन किए हमने न्यूज़पेपर में, कि क्यों इंडिया को इसमें न्यूट्रल नहीं देखा गया। ड्रॉप शिपिंग, ये इस बार का आपका एमसीक्यू भी आया था। अब देखिए मैं अभी आपको एमसीक्यू दिखा देता हूँ पहले, कि मैं मानता हूँ कि ये आपने शायद नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे बात हो, ऑप्शंस देखिए ज़रा एक बार, कंट्रोल ओवर प्राइसिंग बट डजेंट कीप प्रोडक्ट्स इन दी स्टॉक, इंस्टेड ट्रांसफर द कस्टमर ऑर्डर एंड शिपमेंट डिटेल्स टू दी थर्ड पार्टी सप्लायर, राइट। तो ये जो बाकी के 3 मॉडल है ना, एफिलिएशन आप भी समझते हैं क्या है एफिलिएशन, ठीक है, कि यानी कि मैं डायरेक्ट ही बेच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसने सीधे कह दिया है कि इट डजेंट कीप प्रोडक्ट्स इन स्टॉक, यानी कि मैं अपने पास प्रोडक्ट नहीं रख रहा हूँ, मेरे पास जब ऑर्डर आएगा तो मैं डायरेक्टली उसको ऑर्डर को ट्रांसफ़र कर दूंगा उस थर्ड पार्टी के पास, कि ये ऑर्डर आया, ये रही डिटेल्स, आप ये, और गुड्स भी आपको डायरेक्टली ही डिलीवर करने हैं कस्टमर को। तो एफिलिएटेड मॉडल में ऐसा नहीं होता है, ओके। और यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन फ़ी जैसी बात भी नहीं हो रही है, एजेंसी भी नहीं हो आपने, क्योंकि मैंने कोई एजेंसी नहीं ले रखी है उसकी, अगर मैंने एजेंसी ली होती तो मुझे स्टॉक में रखना पड़ता, ओके। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा था दैट मुझे स्टॉक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वेयर हाउस वगैरह बनाने का खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। गुड्स भी मुझे डिलीवर नहीं करने हैं, मुझे तो सिर्फ ऑर्डर अगर आया तो बस शिपमेंट की डिटेल्स दे देनी है सामने वाले को, एंड वो ड्रॉप करेगा इस प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप सबको अटैम्प्ट करना ही चाहिए था, लेकिन स्किप करने का उतना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न मुझे दिखा भी नहीं जब मैंने इस पेपर को एज अ स्टूडेंट भी सॉल्व किया था। Now, this is a business practice where an online individual or agent
who does not hold any product, this is the key point, does not hold any product, takes order from the customer and passes them on to another maker or seller who actually hold the product. Drop shipper insert itself into the transaction as a middleman. अब एक और बात अगर कभी आगे पूछी जाए इससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाके, तो इट इज़ एब्सोल्युटली लीगल इन मोस्ट ऑफ दिस ज्यूरिसडिक्शन, प्रोवाइडेड कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखें एंड कंप्लाई करें विद द रीजन्स टैक्स लॉ. बस इतना ही जानना था इसमें. सो आई थिंक स्किप नहीं करना था उस क्वेश्चन को, यू शुड हैव गॉन विद दैट. यहाँ पे हमने बात कर ही ली है अबाउट दिस इंडिया फ्रांस. ये शांति एक्ट था जिसने परमिट किया है प्राइवेट सेक्टर को टू पार्टिसिपेट इन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर. सेकेंड इज यूएस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है नॉन यूएस सिटीजन्स को फ्रॉम एक्सेसिंग एआई कंपनी एंथ्रोपिक्स स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल. एंथ्रोपिक ने अभी जो नया मॉडल बनाया था उसको यूएस ने बैन कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तो बात करते थे कि एआई एक कॉमन गुड है वर्ल्ड के लिए, इसमें सब मिलके कॉपरेशन के थ्रू प्रोग्रेस करनी चाहिए, लेकिन यूएस का एटीट्यूड ठीक नहीं है. तो इस पॉइंट को हम यूज़ करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस में भी कि ये फिर से एक इरिटेंट बनेगा. तो इस तरह की चीज़ें हम कम से कम फ्रांस जैसी कंट्रीज़ के साथ जो ओपन है इस तरह की पार्टनरशिप के लिए, तो उनके साथ हमने, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था वो जॉइंट इंडो फ्रांस वर्किंग ग्रुप ऑन एआई, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो यूएसए का एटीट्यूड है ये ठीक नहीं है. ओके, देन यहाँ पर ड्रोन्स अब एक थ्रेट बने हैं कि ये हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. तो इसके लिए हम तैयार करते हैं और अपने जो CAPF है, ठीक है, CISF है जो प्रोटेक्ट करती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं इन हाउ टू आइडेंटिफाई एंड डिसेबल सच ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इनको जैम करके नीचे गिराओ और अगर हिट करने की ज़रूरत पड़े तो हिट करो, क्योंकि ये यूज़ किए जा सकते हैं. इनमें बॉम्ब वगैरह रख के आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए. CBSE मस्ट डिस्क्लोज द टेंडर प्रोसेस फॉर द आंसर शीट. नहीं करेगा, कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा, लिख के रख लो. ओके, और वो डिनाई कर चुका है पहले भी, बिकॉज आई एम टेलिंग यू एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का खुद का इसमें बहुत मैसिव रोल रहा है, क्योंकि एक टेंटेड कंपनी को जो ऑलरेडी करप्शन में फंस चुकी थी तेलंगाना में, आपने उसको इतना बड़ा काम दे दिया. ओके, तो ये कभी नहीं होगा. और अब यहाँ से हमारे लिए स्टैटिक से एक और टॉपिक निकल के आता है जो हमें साथ साथ तैयार करते चलना है, दैट इज़ दिस सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन. ठीक है, इससे पहले हमने राज्यसभा तैयार किया था, हमने एंटी डिफेक्शन लॉ तैयार किया था. ओके, और अब ये हमें CIC भी करना है. चलो, वो उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो न्यूज़ में किसी काम की. क्रोकोडाइल अलर्ट सिस्टम उड़ीसा के विलेज को दिया जा रहा है. क्यों दिया जा रहा है? उड़ीसा के रिस्पेक्ट में नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबर थी कि बांग्लादेश इंडिया की बॉर्डर में भी जो रिवर्स होती हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेटर्स क्रॉस करके आते हैं, इन रिवर्स में क्रोकोडाइल्स यूज़ किए जाएंगे. लेकिन फिर क्वेश्चन उठा कि आप रिवर में इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए करोगे, लेकिन वहाँ पे आसपास जो विलेजर्स हैं उनका क्या उन पर ये अटैक नहीं करेंगे क्रोकोडाइल सिस्टम? हाँ, बिल्कुल करेंगे. तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए क्या कर रहे हैं, क्रोकोडाइल अलर्ट सिस्टम लगाएंगे. ये बॉर्डर की बात नहीं हो रही, बात उड़ीसा की है, बट यहाँ भी क्रोकोडाइल्स का एक थ्रेट रहता है. तो हमारा जो CSIR है, इट एक्सेलरेट्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज एज पार्ट ऑफ द स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव, AI इनेबल्ड वाइल्ड एनिमल डिटेक्शन एंड अलर्ट सिस्टम. अब इसी को यूज़ कीजिएगा कि हर तरह के ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट में, ठीक है, वो एलिफेंट्स वगैरह का भी हो सकता है, साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, तो वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें इस तरीके से, और ये स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के अंडर में हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश कर सकते हैं. ओके, ह्यूमन क्रोकोडाइल कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं. देन यहाँ पर कंपनीज से इनको उम्मीद है कि ये और ज़्यादा चिप्स मैन्युफैक्चर करेंगे. और अभी तक चिप्स के अलावा डेटा सेंटर पे हमने बात की थी कि डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रॉस $200 बिलियन. लेकिन डेटा सेंटर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम लेकर आ रहा है उस पर हमने डिटेल में बात कर ली थी. वो वाटर क्राइसिस भी लेकर आएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी लेकर आएगा हमारे लिए, ठीक है, पावर डिमांड, और वो जो ग्रीन हाउस एमिशंस होंगे, ठीक है, तो उसमें हमारी 2030 के INDC, 27 का नेट ज़ीरो, ये सब इम्पैक्ट होगा क्योंकि इसकी जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा होती है. दूसरा, ये जॉबलेस ग्रोथ भी लेकर आएगा क्योंकि ये मोस्टली ऑटोमेटेड होते हैं या फिर बहुत ही कम मैन पावर यूज़ करते हैं. ओके, तो ये जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हमें ज़्यादा ले जाएगा. ये 4 मेन रीजंस देखे थे हमने. उसी तरीके से आपको पता है कि इंडिया इज़ अ वाटर स्ट्रेस कंट्री, राइट, लेकिन अब
इथेनॉल को गवर्नमेंट जिस तेज़ी के साथ प्रमोट कर रही है उससे क्या होगा कि हमारी वाटर स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इथेनॉल बनाने में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो एक तरफ डेटा सेंटर, दूसरी तरफ इथेनॉल, ये दोनों मिलके जो वाटर स्कैरसिटी है और एग्रीकल्चर यूज़ में जो शॉर्टेज है उसको और ज़्यादा एग्रेवेट करेंगे। ओके, तो अब इसके लिए क्या करें हम? क्या ये डेवलपमेंट रोक दें? नहीं, रोकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें वाटर की सर्कुलर इकॉनमी जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, वाटर को रीयूज़ करने की बात जो हम करते हैं उस पे ज़्यादा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे भी और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको डेटा सेंटर बनाना है, बनाइए, ठीक है, आपको इथेनॉल प्लांट लगाना है, लगाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ जितना पानी हो रहा है उसको आप बार बार रिसाइकल कर सकें और रीयूज़ कर सकें, तभी जाकर ये दोनों सेक्टर हमें ओवरऑल बेनिफिट दे पाएंगे, इथेनॉल भी एंड डेटा सेंटर भी। ओके, शेडो फ्लीट, वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 15 मार्कर फॉर दिस, ठीक है, शेडो फ्लीट एंड IMO, और मैंने कल आपको उसकी फाइल भी प्रोवाइड करवा दी थी। चाइना's एबिलिटी टू लॉन्च डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक ऑन ऑस्ट्रेलिया, यस, इसलिए यूएस से थोड़ा नाराज़ रहता है इंडिया से कि आप यार क्वाड को लेके सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो इंडिया कहता है हाँ बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि चाइना मेरे लिए एक कॉन्टिनेंटल थ्रेट है, क्योंकि सिर्फ अकेला मैं हूँ जिसकी बॉर्डर चाइना से मिलती है, जबकि आप सबके लिए वो एक मैरीटाइम थ्रेट हो सकता है जो ऑलरेडी काफ़ी दूर बैठा हुआ है आपसे, ठीक है। इसलिए इंडिया क्वाड को लेके उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन यूएस के प्रेशर में ऐसा हुआ कि नॉन नैम समिट जो होते हैं उसमें हम अपने हेड ऑफ द स्टेट को भेजना बंद कर दिया, ना हम प्रेसिडेंट को भेजते हैं, अब ना प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं, किसी छोटे मोटे नेता को भेज देते हैं, ठीक है। तो हमने नैम को भी यूएसए के दबाव में ही थोड़ा सा इग्नोर किया है, और उसको इग्नोर ना किया होता तो शायद ईरान वॉर में हमारा स्टैंड कुछ अलग हो सकता था, कुछ क्लियर हो सकता था। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे ये डोंगफेंग सीरीज़ की इनकी मिसाइल है इंटरमीडिएट रेंज की, इसकी रेंज होती है 5000 to 8000 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे हमने एक वैक्सीन बनाई थी डेंगू के लिए, डेंगी ऑल, ओके, और ब्राज़ील ने भी इसी तरह की एक वैक्सीन बनाई थी, लेकिन उसकी वजह से वहाँ पे 2 लोगों की डेथ हुई है। अब वो इंडिया नहीं है ना कि 2-4 लोगों की डेथ कोई बड़ी बात ना, वहाँ बड़ी बात हो जाती है। तो इस डेंगू के रिस्पेक्ट में मुझे बस आपको 2-3 बातें बतानी है प्रीलिम्स के लिए। फर्स्ट इज़ कि ब्राज़ील ने ये वैक्सीन बनाई थी बुटानटन डीवी, और हमने बिल्कुल सिमिलर, नियरली सिमिलर बनाई है डेंगी ऑल। ओके, दोनों में क्या यूज़ हुआ है? वीकेंड एटीन्यूएटेड वर्जन ऑफ डेंगू वायरस। अब ये जो डेंगू वायरस होता है ना, इसके 4 वर्जन होते हैं एंड सभी चारों स्टीरियोटाइप इंडिया और ब्राज़ील में प्रेवलेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपको इस तरह के MCQs में डाले जाते हैं कि 4 वेरिएंट हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है या 3 वेरिएंट मिलते हैं, नहीं, हमारे यहाँ पर चारों वेरिएंट मिलते हैं डेंगू के। ओके, और ये जो वायरस होते हैं इनकी आउटर शेल एनवेलप की जाती है बाय प्रोटीन, ठीक है। जैसे अगर ये वायरस है तो इसकी एक आउटर शेल होती है, इसको कहते हैं ई प्रोटीन्स। अब ये जो 4 वायरस हैं दे आर वेरी सिमिलर, लेकिन इनकी जो आउटर लेयर है ई प्रोटीन, दे आर डिफरेंट इनफ टू वारंट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ईच ऑफ 4 स्टीरियोटाइप। तो इसीलिए हमें चारों वेरिएंट के अगेंस्ट अलग अलग इम्यूनाइजेशन लेना पड़ता है। ओके, बस ये इतनी सी बात है जो आपको MCQ में परेशान कर सकती है, तो वो हमने देख लिए। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, क्योंकि उसमें भी हमारे पास काफ़ी कुछ काम का है। ओके, ये इतने सारे आउटकम्स हैं इस मीटिंग के, लेकिन हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है इसमें। ठीक, जो काम किए हैं वो मैंने बता दिया आपको। एडॉप्शन ऑफ इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज क्रिएशन ऑफ जॉइंट इंडिया फ्रांस AI वर्किंग ग्रुप फोकस्ड ऑन AI गवर्नेंस, ये सेकंड हो गया। और एक तीसरा, और आप यहाँ पे 3 मैंने आपको वहाँ बता दिए थे, एक चौथा और नोटिस कर लीजिए यहाँ पर, दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन ISRO एंड CNES ऑन कोऑपरेशन ऑन माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च एंड ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ओके, मोस्टली तो बोल बच्चन टाइप की चीज़ें होती है, लेकिन ये 3-4 चीज़ें हमने इस समिट से ऐड ऑन की है। ओके, बाकी पुरानी चीज़ें हमने, और ये भी वहाँ पे हमने देख लिया था, इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। तो बस ये 4 डेवलपमेंट्स हैं इस पूरे समिट से, बाकी तो मौज मस्ती है। इंडिया चाइना इन टॉक्स ओवर जॉइंट यूनेस्को नॉमिनेशन। अब प्रीलिम्स के लिए मुझे आपको ये बताना है कि इस नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो ये मैं आपको या तो प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में बता दूंगा, या फिर मैं अलग से आप पे टेलीग्राम ग्रुप में इसका प्रोसेस पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले जब रिवीजन सीरीज़ कराई थी तो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था नॉमिनेशन का प्रोसेस वगैरह, और न्यूज़पेपर के भी पुराने डिस्कशन में हमने इस पर बात की है, लेकिन आज नहीं करेंगे इसकी। बस आप ये याद रखिए, ज़ुआनज़ैंग था ना जो आया था इंडिया में 7th सेंचुरी में, तो यहाँ पर इंडिया चाइना चाहते हैं कि हम जॉइंटली नॉमिनेट करें
ए जॉइंट नॉमिनेशन फॉर एन इंस्क्रिप्शन इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन बिटवीन द लाइंस में यूनेस्को पर भी शॉर्ट नोट दे दूंगा और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। लेकिन इस लिस्ट में सब कुछ याद करने की कोशिश मत करना प्लीज़, ठीक है? वो सब टाइम वेस्ट है, वो फालतू के एग्जाम्स के लिए ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम के लिए। यूपीएससी में वो लिस्ट हमेशा काम नहीं आएगी, बहुत रेयर है, कभी 10 साल में एक आध बार यूपीएससी ने पूछ ली लिस्ट में से कुछ तो पूछ लिया, बट उसमें भी ऑप्शन कुछ ऐसे ही देगा जो आसपास न्यूज़ में रहे होंगे। अब जैसे ये हमें जॉइंट नॉमिनेशन करना है, बट क्यों करना है हमें जॉइंट नॉमिनेशन? वो हमें इसलिए करना है क्योंकि पहले हम दोनों ने सोवा रिगपा जो कि एक तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये हमने ले लिया था। फिर चाइना ने भी इसको कहा कि नहीं, अब ये तो हमारा है। चाइना हैड ऑल्सो सेंट अ सिमिलर एंट्री क्लेमिंग सोवा रिगपा एज इट्स ओन। इसलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जॉइंटली नॉमिनेट करें सुआनजैंग को, जो कि दोनों से ही रिलेटेड है। इंडिया ऑल्सो एम्स टू सिक्योरिंग प्लेस फॉर पंचतंत्र ऑन द यूनेस्को लिस्ट, ये भी हमारी कोशिश है। और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर हम फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह को भी इस लिस्ट में ऐड ऑन करना चाहते हैं। ओके, देन ब्रिक्स का कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हो रही है? वाराणसी में। अब ये एमसीक्यू इस बार पूछा तो गया उसने, 4 ऑप्शन दे के 4, ये कल्चरल ग्रुप है, वो टेक्नोलॉजिकल ग्रुप है, इसकी मीटिंग किस किस सिटी में हुई है? तो यार ऐसे बकवास क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए जा सकते और मत करना ऐसे क्वेश्चन बकवास। ओके, आपके पास उसके अलावा भी मैंने दिखाया आपको 47 क्वेश्चंस थे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। क्वीन पाइनएप्पल, ये क्या है? स्टेट फ्रूट है त्रिपुरा का। ओके, उसके पहले हमने क्या देखा था? नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर क्या था? स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। तो बस ऐसे न्यूज़ में ये चीज़ें आती रहती हैं, इनको ऐसे ही तैयार कर लो, वो ठीक है। अब देखिए, हमने अभी बात की थी ना इथेनॉल और डेटा सेंटर के रिस्पेक्ट में कि वाटर को रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे लिए। रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड यूज्ड वाटर स्पेशली फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पज है, यानी कि जहाँ पे आपको ड्रिंक नहीं करना है, ठीक है, उसके अलावा जितने काम हो सकते हैं उन सब में आप वाटर को रीयूज़ करना चाहिए, जैसे इरिगेशन करना है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, या इस तरह की कोई भी चीज़ें। तो यहाँ पे इन्होंने बस 4 मेजर्स दिए हैं, जिनमें से अगर एक आध कोई आपका काम का लगे तो ठीक है, लेकिन मुझे ठीक लगा कि सिटी स्पेसिफिक रीयूज़ प्लान लेके आना चाहिए। हर सिटी की ज़रूरतें अलग अलग है, कोई पूरी तरीके से सर्विस बेस्ड है, कहीं पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, कहीं पर इथेनॉल टाइप के प्लांट्स लगे हुए हैं, इस तरह की चीज़ें। तो सिटी स्पेसिफिक रीयूज़ प्लान लेकर आइए। ओके, डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी हम डेलिबरेटली। देन सेकंड इज इनेबल प्राइवेट फाइनेंसिंग फॉर रीयूज प्रोजेक्ट। अब सरकार पूरा खर्चा नहीं कर पाती इन चीज़ों पर, तो प्राइवेट फाइनेंस को भी हम यूज़ करें कि रीयूज प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट फाइनेंस का यूज़ हो। और जैसे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आप बिल्डिंग बनाने की परमिशन ले रहे हो ना, चलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सेटअप लगाओ पहले, उसके बाद सारी परमिशन क्लियर होंगी। देन नीड टू इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा तो दिए हैं, लेकिन वो ठीक से फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि सारे वो करप्ट लोग बैठे रहते हैं उसमें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। वो आएंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा लेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आप सीवेज को पूरा ट्रीट कर लो, पानी ठीक ठाक हो गया, उसके बाद आप उसको दूसरे पर्पस में, नॉन पोर्टेबल पर्पस में, पीने के लिए नहीं, नॉन पोर्टेबल पर्पस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे डेटा सेंटर में कूलिंग के लिए, ओके, या इथेनॉल में, क्योंकि गाड़ी में डालना है, पीना तो है नहीं। क्रिएट ए नेशनल सर्कुलर वाटर मिशन टू शिफ्ट वाटर मैनेजमेंट फ्रॉम ए लीनियर यूज़, यानी कि एक बार यूज़ किया और बहा दो, उसमें से मूव करके हमें कहाँ जाना है? लीनियर यूज़ एंड डिस्पोज अप्रोच टू ए रेस्टोरेटिव मॉडल दैट मैक्सिमाइज इट्स रीयूज़। ऑलराइट, तो ये चारों पॉइंट आपके ठीक थे, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन वाटर रिसोर्स पे पूछा जाए। ओके, और बाकी इन 2 सेक्टर्स में अगर हम लीनियर मेथड से चले, अगर हम इस लीनियर यूज़ एंड डिस्पोज मेथड से जाएंगे ना इन 2 सेक्टर में, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें हम रिसाइकल को ज़्यादा यूज़ कर पाएँ और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ कर पाएँ, तो ये दोनों सेक्टर हमारे लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। चलो, कल हमने फर्टिलाइज़र पे बात कर ली थी, ठीक है। सारे पॉइंट आपको ऐसे लगेंगे कि आपने ये सारे कल पढ़ लिए थे, याद हो गए होंगे, और तभी आपको वो रियल हैप्पीनेस मिलती है कि मेरी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे जा रही है। ओके, पहले प्राइसेस क्या थे? 508 टू 1512 टन, फिर वो बढ़ के अचानक से डबल हो गए इस वॉर की वजह से, 950 तक चले गए। उसके बाद फिर चाइना ने अपने यहाँ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाई, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटा दी चाइना ने, ठीक है। ये फियर ख़त्म हो गया कि ये वॉर चलेगी लंबी, ठीक है। तो ये दोनों फियर जब ख़त्म हो गए तो ये प्राइसेस वापस गिर के कहाँ आ गए? $450 तक। ओके, क्योंकि इन दोनों क्राइसिस वजह हमें क्या लगा था कि हमने बजट में तो अंदाज़ा लगाया था 1.7 लाख करोड़ का,
सब्सिडी बिल, लेकिन ये बढ़ के 3.4 लाख करोड़ तक जा सकता है अगर ये वॉर चलती रही और ये एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन चाइना ने लगाए रखी। लेकिन लकीली आज सुबह ये वॉर भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और चाइना ने भी रेस्ट्रिक्शन हटा ली। तो हमने जब न्यू टेंडर इशू करा तो हमें वो बहुत सस्ते दाम पे मिला है। तो फर्टिलाइजर क्राइसिस फिलहाल अवर्ट होते दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इस एल नीनो की कंडीशन इस बार बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिलहाल जिस सिटी में मैं हूँ वहाँ पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आई होप शायद दिल्ली में भी हो रही होगी। तो अभी तो एल नीनो का उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, बट इनका कहना है कि लेट इन द ईयर एंड अर्ली ईयर अगले साल तक इसका इम्पैक्ट बहुत सीवियर होगा। तो वो टाइम बताएगा। इसके अलावा हम लोग काफ़ी सारा इंपोर्ट करते हैं, कितना, करीब $27 बिलियन का फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र में यूज़ होने वाले इनपुट, जैसे कि हमारे जो नॉन यूरिया बेस्ड हैं उनमें हम ये चारों यूज़ करते हैं ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये चारों यूज़ होते हैं। तो ये इनपुट्स भी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी रिप्राइव हो सकती है, लेकिन हमें ज़रूरत है मच नीडेड रिफॉर्म्स। मच नीडेड रिफॉर्म्स क्या हैं, ये सब हमने कल ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस कर लिया है। प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना और अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना। यूएस के साथ टैरिफ से लेके टैंकर्स तक हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है। अब दो नई प्रॉब्लम क्या आई है, एक तो आप हम पे 12.5% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है 301, ठीक है, इस पर नोट्स दे चुका हूँ मैं टेलीग्राम में। अब आप फोर्स लेबर यूज़ करते हैं हम लोग, ऐसा यूएस कह रहा है, इसलिए 12.5% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। उसके बाद इसने क्या किया है, इसने सिर्फ हमसे ही नहीं सभी नॉन यूएसए सिटीजन्स जो हैं उनको कह दिया गया है कि ये जो इस कंपनी का सीरीज़ चल रही थी फेबल 5 एंड माइथोस 5, इस एआई का यूज़ नहीं देगा वो किसी को। इट हैज़ इशूड एन एक्सपोर्ट कंट्रोल डायरेक्टिव्स टू सस्पेंड ऑल एक्सेस टू फेबल 5 एंड माइथोस 5 बाय एनी फॉरेन नेशनल वेदर इनसाइड और आउटसाइड अमेरिका। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका में रह रहे फॉरेन नेशनल्स को भी इसका एक्सेस नहीं दे रहा है। ओके, और ये जो नया टैरिफ लगाने की धमकी आई है बाय यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ फोर्स लेबर, तो ये दोनों और नए इरिटेंट्स ऐड करते हैं इंडिया यूएस डील में। ओके, तो हम तीनों टॉपिक ब्रेनस्टॉर्मिंग में तैयार करेंगे, ठीक है, यूएस के बारे में भी, फ्रांस के बारे में भी, और जो ऊपर हमने चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर देखा था। इनोवेशन इज स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, यस 100%, कंट्री मस्ट इंक्यूबेट टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड यूजेस। हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो कुछ कोड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, अगेन अपने ऐसे में भी और जीएस के आंसर में भी, ठीक है। मैं आपको ये सारे कोड्स पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। अब एक बार ये देखिए कितना बढ़िया कोड है, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द करेंसी ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, ठीक है भाई, इतना ही याद रखना। नीचे की लाइन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपका कोटेशन मोस्टली यही है इतना। और अगर आप थोड़ा सा और वैदिक हिम्न उसमें ऐड करना चाहें तो आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ओके, आत्मनिर्भर होने का मतलब नहीं, ये नहीं है कि हम खुद को आइसोलेट कर लें। ओके, आइसोलेट नहीं करना है, आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंस बनना है, लेकिन लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो एआई वगैरह हो हमारा, ठीक है, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स की हमने बात की है कि रिफाइनिंग में हमें मास्टरी करनी है, तो इन सब के लिए जो टेक्नोलॉजी हो सकती है वो हम कहीं से मिल सकती है तो वो भी लो, और अगर हम लोग को डेवलप कर सकते हैं उसे फ्रांस जैसी या किसी कंट्री के साथ मिलके तो वो भी करेंगे। ओके, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिलायंट एंड बीइंग आइसोलेट। द शिफ्ट फ्रॉम अडॉप्शन टू ओरिजिनेशन, अभी तक हमने सारी टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड ओवर से अडॉप्ट की हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम खुद इसके ओरिजिनेटर बने। India has excelled at applying and adapting technologies like UPI, DPI. Now the next frontier is origination. That means we need to own critical patent intellectual properties, controlling supply chain choke points, building component depth, जैसे हम लोग चिप बनाने की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद सोलार मॉड्यूल्स बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद फिर एआई एंड रोबोटिक्स वगैरह। तो अब हमें क्या बनना है, हमारा नेक्स्ट फ्रंटियर है कि अब अडॉप्शन नहीं करना है, अब ओरिजिन होना चाहिए। उसके अलावा ऐसे में ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। फॉर इंडिया इनोवेशन इज़ अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, ए ब्रिज बिटवीन एस्पिरेशन एंड एग्जीक्यूशन। देखिए ऐसे तो ऐसे ही बनते हैं कि वो प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। द इनोवेटर हु सॉल्व्स for India's problem solves for much of the world.
That is not a burden, it is most powerful innovation brief on the earth. India's innovation story will be written by a generation that choose mastery over mere participation, depth over dispersion and purpose over convenience. So अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चूज़ करें तो पहले ये वाला पॉइंट यूज़ कीजिएगा, देन दिस सेकंड वन एंड देन फाइनली दिस वन. ये तीन अपनी कोटेशन और डेटा बुक में ज़रूर रखिएगा. चलो, तो इसमें ये बात क्या कर रहा है, इन्होंने इस आर्टिकल में तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें की है. पहला पॉलिसी वर्सेस मार्केट फोर्सेस. अब आपको पता है कि आईडेक्स, ठीक है, ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट वगैरह करता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने में. और दूसरा, जो डिफेंस में स्टार्टअप्स वगैरह भी आ रहे हैं उनमें भी. क्यों? क्योंकि इसने एक अश्योर्ड मार्केट बना के दे दिया कि गवर्नमेंट आपसे प्रोक्योर करेगी, आप बनाइए तो, ठीक है. आप टेक्नोलॉजी भी लीजिए, हमारे पीएसयूज आपको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी, आप प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन सब में बढ़ाइए. तो हमें इसी तरह की पॉलिसीज़ लेनी होगी, पूरी तरीके से मार्केट फोर्सेस पर नहीं छोड़ सकते. मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दीजिए आप मैच्योर सेक्टर्स को. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अडानी, अंबानी एंड वेदांता, तीनों ने मिलकर क्या कहा कि हम एक कंसोर्टियम बनाकर हम जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, हम इन पर वर्क करेंगे. ओके, तो ये दोनों एग्जांपल यूज़ करना. जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात आए तो आईडेक्स का एग्जांपल दीजिएगा, और जब मैच्योर सेक्टर की बात आएगी तो आप ये वाला एग्जांपल देंगे. अडानी, अंबानी, वेदांता ने मिलके क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग पे जो बात की है. इंडस्ट्री मस्ट लीड वाइल पॉलिसी फिल्स मार्केट गैप्स थ्रू लॉन्ग होराइजन रिसर्च, कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन जो फ्रंटियर सेक्टर है, नेसेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट एंकर डिमांड and absorb early technological and certain development risk, for example IDEX. Okay, so this was the first point. Second is strategic sovereignty versus autarky. ये वही है कि सेल्फ रिलायंट बनना है कि आइसोलेशन में जाना है. स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी डज नॉट मीन टेक्नोलॉजिकल ऑटॉर्की, यानी कि कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी. अब क्योंकि हम इन सब चीज़ों में बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, सो वी नीड डीप पार्टनरशिप विद लाइक माइंडेड नेशंस. तो वो सब इसी में आ जाता है. मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप आ जाती है इसी में. ओके, फिर अभी हमने यूके के साथ भी साइन किया इसी सब में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में. ओके, सो दीज पार्टनरशिप्स आर नॉट कंसेशन ऑफ एम्बिशन बट डिज़ाइन प्रिंसिपल टू रीच द फ्रंटियर फास्टर. ओके, सो अटार्की नहीं, स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी. देन इंडस्ट्री एकेडमिया स्टार्टअप लिंकेज. यस, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. Okay. The innovation in complex domains such as semiconductors or EVs is not a single product, it is an ecosystem. For instance, an EV need batteries, charging networks, software, financing to move together, and large companies must pull this entire ecosystem forward. लेकिन हमारी जो large companies हैं वो किस पे फोकस कर रही हैं? कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स पर. ओके, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है. तो ये हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है इनोवेशन में. देखिए, ये सब पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको अल्टीमेटली मेंस 450 प्लस में और ब्रेनस्टॉर्मिंग में यूज़ करवाऊंगा. FCNRB अब काफ़ी आउटडेटेड टॉपिक है. ये 2013 की बात है जब हमारा रुपया गिर रहा था और RBI और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ें लेके आई थी. लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं टेलीग्राम में डायरेक्ट पोस्ट कर लूँगा, आप सिंपल पढ़ लीजिएगा. उसमें बहुत कम चांसेस थे कि एग्ज़ाम में पूछा जाए. इंडियाज पुश बियॉन्ड E20 फ्यूल रीजन्स एंड पिटफॉल. पहले तो ये देखिए कि इथेनॉल को गवर्नमेंट इतना क्यों प्रमोट कर रही है. ये है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज़. ओके, अब जरा इनका रेवेन्यू देखिए, 1050 करोड़. कितने की ग्रोथ है? 477%. प्रॉफिट में कितने की ग्रोथ है? 740%. ये इनका 21-22 का डेटा है और ये है इनका 25 का डेटा. 1000 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है, 41 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, इतने परसेंट का रेवेन्यू, इतने परसेंट का प्रॉफिट. ये इथेनॉल बेस्ड कंपनी है. और किसकी है? ये मिस्टर नितिन गडकरी के बेटे की है. ओके, इसलिए वो बार बार डिनाई कर देते हैं कि कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है कि इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस गिरती है, जबकि भर भर के साइंटिफिक एविडेंस हैं. और आपको अगर चाहिए तो आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो. 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. उसके बियॉन्ड जब आप जाते हो तो कोरोशन जैसे इम्पैक्ट आते हैं, माइलेज ड्रॉप होने के इंसिडेंट्स आते हैं. और जो पुरानी कारें हैं जो एथेनॉल के लिए नहीं बनी थी, उनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो गिरती है काफ़ी. ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम. फर्स्ट इज इंजन डैमेज. इतना ही याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. प्रॉब्लम्स क्या आएंगे आ रही हैं. वैसे तो एग्जाम में कभी इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं जो सरकार के एकदम अगेंस्ट चले जाएँ. इंजन डैमेज. सेकेंड, माइलेज ड्रॉप हो रहा है.
तीसरा, किस आप ब्राज़ील यूएसए की तरह हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। ब्राज़ील यूएसए में आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे कि आपको E10 वाला फ्यूल लेना है, E20 लेना है, E40 लेना है या E85 लेना है। ओके, वहाँ पे चारों लगे होंगे और आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। बट इंडिया में आप कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो E20 फ्यूल ही बिकेगा सिर्फ। ओके, तो ब्राज़ील की तरह आप ऑप्शन तो दीजिए हमें पेट्रोल पंप पर। ठीक है, आप E85 की प्राइस कम रख लीजिए, जिसको प्राइस कम देने होंगे वो ये यूज़ कर लेगा, जो अफोर्ड कर सकता है वो E10 यूज़ कर लेगा या प्योर पेट्रोल भी यूज़ कर लेगा अगर अफोर्ड कर सकता है तो। ये नेक्स्ट इज इग्निशन इशू। अब इस वजह से जो गाड़ी स्टार्ट होने में वो दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी विंटर्स के दिनों में। फिफ्थ इज एक्सपोनेंशियली वर्स परफॉर्मेंस। देखिए इथेनॉल 10 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री है वो लगातार डिनाई करती रहती है कि नहीं नहीं कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब एक बात और सोचना कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, लेकिन हमेशा इथेनॉल के लिए न्यूज़ में कौन रहते हैं? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दैट इज़ नितिन गडकरी। ओके, सब समझ सकते हैं क्यों उनके बेटे के बिजनेस की वजह से वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। चलो, अब यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से सजेशंस भी दिए हैं कि ये चैलेंजेस किस किस के लिए आएंगे। ये सबके लिए आएंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए कि हम कब तक अपनी गाड़ियों इंजन अपग्रेड करते रहें। अभी आपने कहा था E20 लॉन्च करेंगे, हमने उस हिसाब से बनाई है। अब आप कह रहे हो E25 लॉन्च करेंगे। ओके, तो आप पॉलिसी में क्लैरिटी रखिए। तो जो कार मेकर्स हैं दे वॉन्ट फॉर ग्रेटर पॉलिसी क्लैरिटी। हाँ, ओके, बिफोर दी हायर इथेनॉल ब्लेंड्स कैन बी रोल्ड आउट एट स्केल। तो दिस इज़ वन पॉइंट फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा अब क्योंकि बार बार ये इंजीनियरिंग चेंजेस करने होंगे तो व्हीकल की कॉस्ट इंक्रीज़ होगी और ये अल्टीमेटली कौन पे करेगा? कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर के लिए एक प्रॉब्लम बनेगी। उसके अलावा ओवरऑल E25 का जो ट्रांजिशन है इट विल रिक्वायर एन एडिशनल इंजीनियरिंग एंड वैलिडेशन वर्क अराउंड इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम ड्यूरेबिलिटी, corrosion रेजिस्टेंस एंड मटेरियल कंपैटिबिलिटी। तो ये ओवरऑल पूरा इंजीनियरिंग चैलेंज लेकर आएगा गाड़ियों के लिए। नेक्स्ट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा है कि देखिए एक टाइम पर हम दो ही तरह के फ्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। दे कैन ओनली ऑफर 2 इथेनॉल ब्लेंड्स एट एनी गिवन पॉइंट। ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको आपने E22, E25, E27 ये सब रोल आउट करने की बात कर रहे हो और आपने क्या कहा? देखिए इस पर हम एक्साइज ड्यूटी कट कर रहे हैं, लेकिन OMC कंपनीज खुद ही कह रही हैं कि हम नहीं प्रोवाइड कर सकते इतना। ओके, नाउ E20 लेवल से E25 जा रहे हो बिफोर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स एंड E85, E100 फ्यूल्स। अब इसमें गवर्नमेंट लॉजिक क्या देती है? देखिए हम रिड्यूस करना चाहते हैं अपनी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने यूज़ का 88% क्रूड ऑयल। फिर दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो एग्रीकल्चर लॉबी है स्पेशली महाराष्ट्र और यूपी की, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा शुगर केन का ओवर प्रोडक्शन कर रखा है और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप तो ये 20 से कुछ नहीं होगा और बढ़ा दीजिए, इसको 40 भी कर दीजिए, 85 भी कर दीजिए, क्योंकि हमें ये शुगर केन बेचने हैं। दी फार्म एग्रीकल्चर लॉबी इज पुशिंग हार्ड फॉर इथेनॉल ब्लेंड्स टू बी हाइड सिंस फार्मर्स आर ग्रोइंग शुगर केन एंड आर सेटिंग ऑन सिग्निफिकेंट ओवर कैपेसिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है इसके पीछे। ओके, बाकी मैं इथेनॉल ब्लेंडिंग पे आपके साथ अलग से या तो मेंस 50+ में या फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक सेशन थॉरोली कर लेंगे ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए। देखिए न्यूज़पेपर हमारे लिए होता है कि हम फॉर्डर मटेरियल इकट्ठा कर सकें और फिर अपने टॉपिक्स में उसको यूज़ कर सकें, और इसके अलावा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो काम की चीज़ें न्यूज़पेपर से हम वो निकाल सकें। न्यूज़पेपर कभी कंटेंट देने के लिए होता ही नहीं है। ओके, मैं उन चैनल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो आते हैं अच्छी अच्छी PDF सजा के और सिर्फ कंटेंट देने। अगर आपको सिखाया नहीं जा रहा है, आपके ब्रेन को प्रोसेस करना नहीं सिखाया जा रहा है, तो वो ऐसी प्रिपरेशन आपको अल्टीमेटली सिर्फ स्ट्रेस दे के जाएगी और फिर वो फेलियर रेट इतना हाई होता है। एनीवे, सो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में कल और सेशन देखेंगे जो 3 टॉपिक हमने चूज़ करें। दैट्स इट फॉर टुडे। और इसके अलावा जो टेलीग्राम में मुझे इन बिटवीन द लाइन न्यूज़पेपर से आपके लिए पोस्ट करनी होगी वो मैं आपको प्राइवेट चैनल में पोस्ट करूँगा। ओके, ये आपको उसमें मिलेगी। और दूसरा कि आपकी फ़ीस है 349 रुपीज़ मंथली। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।